पीपीएफ सीरीज के पार्ट 1 में मैंने बात की थी कि आपको पीपीएफ अकाउंट कब खुलवाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स आपको पीपीएफ में मिल जाते हैं। जब आप ये डिसाइड कर ले कि आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे खुलवाना चाहिए, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं पीपीएफ अकाउंट खुलवाने में। इसके अलावा आप पीपीएफ में पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, अगर आपको प्री क्लोजर करवाना है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो उसको एक्टिव कैसे कराना चाहिए, और एक बैंक से दूसरे बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में कैसे आप अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। For latest update, please subscribe my channel and click on the bell icon. पीपीएफ अकाउंट को खुलवाने के 2 तरीके होते हैं। मेथड 1, आप फिजिकली विजिट करें किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में, वहां पर जाकर आपको एक फॉर्म ए सबमिट करना होगा और उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें पैन आ जाता है, आधार आ जाता है, उसके साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स करने होंगे। ये करके आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेकेंड मेथड है कि आप ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है उस बैंक के पोर्टल पे आप डायरेक्टली जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये मिल जाता है कि उस बैंक में क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आपका केवाईसी भी हो रखा होगा, तो उस केस में आप डायरेक्टली पीपीएफ अकाउंट पोर्टल से खोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट का पेज देखेंगे तो वहाँ पे पीपीएफ अकाउंट खोलने का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली खोल सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी चर्चा की थी कि कैसे हम पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट पे लोन ले सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में विड्रॉल्स की बात कर लेते हैं कि कब से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में से। अगर आप कंटिन्यूसली 7 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसके बाद आप हर साल एक विड्रॉल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल को अगर देखें, अगर आप इस टेबल में देखेंगे कि लेट्स से आपने जो फर्स्ट अपनी इंस्टॉलमेंट पे की वो 5 सितंबर 2020 से पे की, 3rd ईयर ऑनवर्ड से लेकर 6th ईयर के बीच में आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप 7th ईयर ऑनवर्ड्स पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल करने का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए जिस भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपका पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ है वहां पर जाकर आपको फॉर्म सी सबमिट करना होगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा और अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन एक्टिव पीपीएफ अकाउंट को हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट के केस में एक बड़ी गलती इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि जब वो डिसाइड करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में उनको इन्वेस्ट नहीं करना है, उस केस में वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी भी भूल जाते हैं, जो कि पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव करने में मदद करती है। वो जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 500 रुपीज़ का होता है, जो कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर में करना ही है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं, तो उस केस में भी आपको जहां पर भी आपका पीपीएफ अकाउंट है, जिस भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में, वहां पर जाकर आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। जितने भी ईयर्स के लिए आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव रहा है उसके काउंट के हिसाब से आपको 500 रुपये हर साल के पे करने होंगे। लेट्स से 6 ईयर्स के लिए आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव रहा तो 500 × 6 विच इज 3000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक एडिशनल पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, जो कि होती है 50 रुपीज़ की। हर एक लैप्स ईयर्स के हिसाब से आपको 50 ईयर्स की एडिशनल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका पीपीएफ अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो 2 मेजर बेनिफिट जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। लोन नहीं ले सकते हैं और पार्शियल विड्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखना और मिनिमम पेमेंट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री मैच्योर क्लोजर कैसे कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट के केस में। यहाँ पे एक क्लॉज होता है कि 5 इयर्स के बाद में ही आप प्री मैच्योर क्लोजर करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी अकाउंट होल्डर या उसके डिपेंडेंट को क्रोनिक इलनेसेस हो जाती हैं, तो उस केस में पीपीएफ अकाउंट क्लोज करवाने की वो रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट होल्डर या डिपेंडेंट को हाई एजुकेशन के लिए जाना है, उस भी सिनेरियो में पीपीएफ अकाउंट को आप क्लोज करवाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है। वो पेनल्टी कितने की होती है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है उस पे 1% डिडक्ट हो जाएगा
वो पेनल्टी डिडक्ट होने के बाद में जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर का प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आपको बैंक में जाके रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है, फॉर्म C सबमिट करना होता है और उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद बैंक आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देता है। अब हम एक क्विक कैलकुलेशन करके जानने का कोशिश करते हैं कि कितना अमाउंट आपको 15 इयर्स के बाद में मिलेगा। लेट्स से आपने एक साल में लमसम ऐड किया 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट किए पीपीएफ अकाउंट में, कंटिन्यूसली आपने 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो है 7.1% का, तो ड्यूरेशन 15 इयर्स का है। तो 15 इयर्स के बाद में आपने टोटल इन्वेस्ट किए 15 लाख रुपीस। यहाँ पर कितने का इंटरेस्ट बन जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि मेच्योरिटी पे आपको टोटल बेनिफिट दे देता है 27 लाख रुपीस। ये जो 27 लाख रुपीस है ना, ये पूरा टैक्स फ्री होता है। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से लॉन्ग टर्म में आपको कुछ गेन होता है, तो वहां पर आपको 10% का LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पीपीएफ EEE की कैटेगरी में आता है, विच इज एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पर रिटर्न पे भी कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता। ये एक बड़ा रीजन है जिस वजह से पीपीएफ इन्वेस्टर्स के बीच में एक पॉपुलर ऑप्शन बना हुआ है। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। पीपीएफ अकाउंट में आप तब इन्वेस्ट करें जब आपकी गोल रिक्वायरमेंट्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हैं और आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग करना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए सेविंग करना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दी पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे।